हेलो बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर और जूलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का बच्चों, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें, क्योंकि पिछले साल प्रीवियस ईयर अराउंड 6 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। इससे ये पता चलता है कि चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले बच्चों शॉर्ट में अगर बात करें इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्योंकि अपन एक एक करके टॉपिक इसमें डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल, उसके बाद पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी ह्यूमन मेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेस्टिस में स्पर्म कैसे बनता है, उसके बाद फीमेल में ओवरी में सेकेंडरी oocyte कैसे बनता है, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, oocyte क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बात करेंगे बच्चों। उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन, कि स्पर्म और ओवम आपस में कैसे फ्यूज करते हैं, स्पर्म का सेकेंडरी oocyte में एंट्री कैसे होता है, ये सारे बात पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन सारे टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक समझ ले बच्चों इस चैप्टर का, ताकि जब आगे अपन टर्म यूज करें तो सब कुछ पहले से बेसिक चीजें आइडिया हो। सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे बच्चों सेक्स ऑर्गन्स क्या है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि सेक्स ऑर्गन्स है क्या। तो ऐसा बॉडी का ऑर्गन बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे, ऐसा ऑर्गन जो एक नए बच्चे को जन्म देने में मदद करेंगे बच्चों, उसका नाम होगा सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स ह्यूमन में दो तरह का होगा बच्चों, एक का नाम होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे का नाम होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब क्वेश्चन है ये प्राइमरी वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ह्यूमन के ऐसे ऑर्गन्स आएंगे, सेक्स ऑर्गन्स जो गैमेट बना रहे होंगे, जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज कर रहे होंगे बच्चों। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, जो गैमेट बनाते हैं बच्चों और जो सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन से ऑर्गन्स आएंगे, तो मेल में जो ऑर्गन आएंगे उसका नाम हो जाएगा मेल गोनैड्स, और फीमेल में आएंगे उसका नाम होगा फीमेल गोनैड्स। मेल गोनैड्स बोलते हैं बच्चों टेस्टिस को, जो ह्यूमन में स्क्रोटम में लोकेटेड है, और फीमेल गोनैड्स बोलते हैं ओवरीज को, जो एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है बच्चों। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि टेस्टिस हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेन्स बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ formation of a sperm inside the seminiferous tubules of testis is called spermatogenesis। तो टेस्टिस का एक काम क्या है बच्चों, स्पर्म प्रोडक्शन, और दूसरा काम क्या है, जो इसके लिडिक सेल्स है, जो इसके इंटरस्टिशियल सेल्स है, वहां से कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसका नाम होगा एंड्रोजेंस। एक चीज थोड़ा समझना बच्चों, एंड्रोजेंस कोई एक सेक्स हार्मोन नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन विच द टेस्टोस्टेरोन इज द प्रिंसिपल सेक्स हार्मोन इन ह्यूमन मेल। अगर बात करें फीमेल गोनैड्स की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल की, तो वो है बच्चों ओवरीज, और ओवरीज के दो फंक्शन होंगे, एक का नाम होगा oogenesis, और वो oogenesis है क्या बच्चों, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, इनडायरेक्टली कह सकते हैं ओवम, फ्रॉम द एग मदर सेल, फ्रॉम द oogonia इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करेगा बच्चों, यहां से सेक्स हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसमें एक का नाम होगा एस्ट्रोजेन और दूसरे का नाम होगा प्रोजेस्टोजेंस बच्चों। एस्ट्रोजेन कोई एक हार्मोन नहीं है, ध्यान से सुनना बच्चों, एस्ट्रोजेंस आर ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन ह्यूमन फीमेल इन विच एस्ट्राडायोल इज द प्रिंसिपल सेक्स हार्मोन
फ्रॉम द ओवरी। जैसे बच्चों एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन मेन हार्मोन था, वैसे एस्ट्रोजन में एस्ट्राडायोल मेन हार्मोन है। इसका मतलब हुआ एस्ट्रोजेंस में और भी हार्मोन्स आएंगे जिसका नाम है एस्ट्रियोल, जिसका नाम है एस्टेरॉन। आगे इस चैप्टर में सारे हार्मोन्स का फंक्शन सेपरेटली पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो एस्ट्रोजेन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है जिसमें एस्ट्राडायोल इज द प्रिंसिपल सेक्स हार्मोन। उसी तरह से बात करें बच्चों, एक हार्मोन और रिलीज होगा ओवरी से, और वो भी एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है बच्चों जिसका नाम है प्रोजेस्टोजेंस। याद रखना बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बोल रहे हम, यहां पे प्रोजेस्टोजेंस बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोजेस्टोजेंस आर आल्सो अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इन विच प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रिंसिपल प्रोजेस्टोजेन, यानी सबसे मेन प्रोजेस्टोजेन होगा, उसका नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन बच्चों प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, इसलिए इसका नाम होगा प्रेगनेंसी हार्मोन, बिकॉज इट मेक्स द यूटेराइन वॉल, इट मेक्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस मोर वेस्कुलर। ये यूटेराइन मोटिलिटी को स्टॉप कर देता है बच्चों और प्रेगनेंसी को लगातार मेंटेन करता है। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे वो तो देख लिए बच्चों, उसके बाद है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स किसे बोलेंगे बच्चों, तो बस इतना याद रखना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, बट secondary sex organs are those sex organs बच्चों which neither secrete sex hormones nor produce gametes but participate in sexual reproduction। ऐसा ऑर्गन जो ना ही गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है ना ही सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, गैमेट के पासिंग में मदद कर रहा है, गैमेट के ट्रांसफर में मदद कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गन का नाम हो जाएगा बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल में क्या होगा बच्चों, तो मेल में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाएंगे सबसे पहले डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम क्या है बच्चों, तो ये कुछ ट्यूबुलर कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स है जिसमें कोऑर्डिनेटेड फंक्शन चलेंगे, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट चलेगा, जो शुरुआत होगा एपिडाइडिमिस से। एपिडाइडिमिस एक ऐसा डक्ट है बच्चों जो काफी क्वाइल्ड है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट जस्ट बिसाइड द टेस्टिस, यानी टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद सबसे पहले अगर किसी ट्यूब में एंटर करेगा तो उसका नाम होगा एपिडाइडिमिस, यानी टेस्टिस से बाहर स्पर्म जब जाएगा तो सबसे पहले एंटर करेगा एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। नेक्स्ट जो ट्यूब होगा बच्चों उसका नाम होगा वास डिफरेंस। उसके बाद ये इंटर करेगा एक कॉमन डक्ट में बच्चों जिसका नाम होगा इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो स्पर्म इंटर करेगा वो होगा यूरेथ्रा, और ये पेनिस से होते हुए बाहर रिलीज होगा। यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एक आ जाएगा डक्ट सिस्टम बच्चों विच कंसिस्ट ऑफ एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। जो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जो मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है बच्चों, उसका नाम होगा पेनिस। पेनिस एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है विच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। और एक काम इसका और होगा बच्चों कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से पास आउट करेगा थ्रू यूरेथ्रा। और उसके अलावा बच्चों मेल में 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी मदद करेंगे। उसमें से एक ग्लैंड का नाम होगा बच्चों सेमिनल वेसिकल्स, जो कि एक पेयर ग्लैंड है, एंड इसका सिक्रीशन जो है वो वास डिफरेंस के साथ यूनाइट होकर इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, जिसके फ्लूइड को बोल देंगे बच्चों सेमिनल फ्लूइड। और पूरे सीमेन का लगभग 60% सिक्रीशन इसी ग्लैंड का रहा होगा बच्चों, जिसमें एक हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, जिसका नाम फ्रक्टोज है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। एक और ग्लैंड होगा बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, उसका नाम होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। एक इन्वर्टेड पिरामिडल सिंगल ग्लैंड है बच्चों, इससे जो फ्लूइड रिलीज होगा उसका नाम होगा प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जो पूरे सीमेन का लगभग 20 से 25%, 20 to 25% ऑफ द टोटल सीमेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय दिस फ्लूइड। एक ग्लैंड और होगा बच्चों जो कि पेयर्ड में होगा, उसका नाम होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ये बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल हो गया।
फीमेल की अगर बात करें क्या आ जाएंगे इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, तो इसमें आ जाएंगे एक फैलोपियन ट्यूब. ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल, बट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड वल्वा. वल्वा को बोलेंगे बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल. दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल. एक ग्लैंड है बच्चों जिसका नाम है बार्थोलिन्स ग्लैंड, जो वेजाइना के आइदर साइड प्रेजेंट रहेगा और उसके डक्ट में, कैनाल में ओपन होगा. उसका नाम होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड. एक ग्लैंड होगा बच्चों मैमरी ग्लैंड, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बच्चों, मैमरी ग्लैंड इज नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसका ना ही गैमेट प्रोडक्शन में कोई रोल है, ना ही गैमेट ट्रांसपोर्ट में कोई रोल है. लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन रहेगा कि सेक्स ऑर्गन में आएगा या नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स मैमरी ग्लैंड सेक्स ऑर्गन्स में आएगा, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करेगा. तो मैमरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो अ सेक्स ऑर्गन, बट these are neither primary nor secondary बच्चों. अब आते हैं कुछ डायग्रामेटिक व्यू बच्चों, ये देखने के लिए कि ह्यूमन मेल में और फीमेल में अरेंजमेंट कैसा है. सबसे पहले अभी अपन बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बच्चों एक जो ऑर्गन है उसका नाम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम था टेस्टिस. यहाँ पे क्या चल रहा था बच्चों, तो यहाँ पे चल रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर. सेक्स हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे, टेस्टिस से. अब टेस्टिस के जस्ट बगल में, जस्ट बिसाइड, एक डक्ट का पूरा कोऑर्डिनेटेड ग्रुप था जिसमें 4 अलग अलग डक्ट आते थे बच्चों. जो टेस्टिस के जस्ट बगल में डक्ट होगा उसका नाम हो जाएगा एपिडाइडिमिस. एपिडाइडिमिस का रोल क्या होगा बच्चों, तो इट हेल्प्स टू रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू 15 to 20 वेरी थिन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसका नाम होगा वासा इफरेंशिया. वासा इफरेंशिया. और जो एपिडाइडिमिस के जस्ट बाद एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल जो स्क्रोटम से असेंड करेगा एब्डोमिनल कैविटी में, इसका नाम होगा बच्चों वास डिफरेंस. और वास डिफरेंस अपने टर्मिनल एंड पे थोड़ा डायलेट करेगा बच्चों, और इसका नाम होगा एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, जो एक ग्लैंड के साथ यूनाइट होगा, उसके डक्ट के साथ. इस ग्लैंड का नाम है बच्चों सेमिनल वेसाइकल. सेमिनल वेसाइकल का जो डक्ट होगा इसका नाम होगा डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल. ध्यान से सुनना बच्चों, द एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस यूनाइट्स विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल एंड मेक्स अ कॉमन डक्ट बच्चों, जिसका नाम हो जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जब स्पर्म आएगा तो अब इसका नाम सीमेन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड मिक्स हो गया, इधर से स्पर्म मिक्स हो गया. और यहाँ पे एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पे प्रोस्टेटिक सेक्रेशन भी इंटर हो गया. यानी अब यहाँ पे जो है बच्चों उसमें स्पर्म है प्लस सेमिनल फ्लूइड है प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड है. एंड एनसीईआरटी कह रही है बच्चों स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा कंस्टिट्यूट द सीमेन. और सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें इस फ्लूइड में जो रहेगा बच्चों वो होगा सेमिनल फ्लूइड का, वो होगा 60%, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होंगे 20 to 25%. और बाकी जो अदर ग्लैंड्स के सिक्रीशन होंगे, यानी ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ यूरेथ्रा, उसके अलावा वास डिफरेंस के कुछ ग्लैंडुलर सेल्स के सिक्रीशन रहेंगे, कुछ कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन इसमें रहेंगे, और ये बनाएगा पूरा सीमेन. तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या था बच्चों, तो इट इज अ कॉमन डक्ट formed by the union of ampulla of vas deferens and duct of seminal vesicle. और यहीं पे आकर के जो सीमेन है कुछ देर के लिए स्टोर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ के बाद जब ये बाहर जाएगा तो उसका नाम होगा इजैकुलेशन. तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है बच्चों, नेक्स्ट डक्ट में जो कि फाइनल डक्ट सिस्टम में ओपन होगा, और उस डक्ट का नाम होगा यूरेथ्रा. ह्यूमन मेल में बच्चों यूरेथ्रा काफी लंबे हैं, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा सिर्फ 4 सेंटीमीटर है, 5 गुना इससे छोटा है बच्चों, क्योंकि फीमेल में यूरेथ्रा का काम सिर्फ एक ही है और वह पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. लेकिन मेल में यूरेथ्रा का काम है पासेज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज पासेज ऑफ सेमेन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन. इसीलिए बच्चों मेल में जो यूरेथ्रल ओपनिंग है जो पेनिस के टिप पे प्रेजेंट है उसका नाम है यूरेथ्रल मीटस, या इसी को बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग. जबकि फीमेल में यूरेथ्रा के ओपनिंग को सिर्फ बोलेंगे यूरेथ्रल ओरिफाइस और यूरेथ्रल ओपनिंग.
तो ये जो बच्चों यूरेथ्रा पास हो रहा है वो एक जेनाइटल ऑर्गन से पास हो रहा है मेल में, इसका नाम हो जाएगा पेनिस। डिटेल में अपन बात करेंगे बच्चों, पेनिस में कौन से इरेक्टाइल टिश्यू है, 3 इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होंगे, जिसमें 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा, एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होगा। ये सारी चीजें आगे इस चैप्टर में अपन बात करेंगे। अभी बेसिक बस समझ रहे थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे बच्चों। तो फिर से एक बार समरी थोड़ा विजुअलाइज करो। एक होगा टेस्टिस, उसके बाद डक्ट सिस्टम में 4 जो है डक्ट होंगे बच्चों। एक का नाम होगा एपिडाइडमिस, एक है वास डिफरेंस, एक है इजैकुलेटरी डक्ट और एक है यूरेथ्रा। एक ऑर्गन होगा बच्चों जो कि कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसका नाम है पेनिस, और उसके अलावा बच्चों 3 एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स है जो मदद करेंगे रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक पेयर का नाम हो जाएगा सेमिनल वेसाइकल, और जो सिंगल एक ग्लैंड होगा उसका नाम होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करेगा। और एक पेयर जो ग्लैंड होगा बच्चों उसका नाम होगा कॉपर्स ग्लैंड, जिसके डक्ट आकर के प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पेनिस में, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में खुलेंगे। यानी यूरेथ्रा में भी पेनाइल यूरेथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट में इसके डक्ट आकर खुलेंगे और यहां से रिलीज होगा प्रोस्टेटिक फ्लूइड बच्चों। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अभी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या मिल जाएंगे बच्चों। तो यहां पे एक ऑर्गन होगा जिसका नाम है ओवरी, जो कि ये भी पेयर्ड ऑर्गन है जैसे टेस्टिस था, और इसका काम 2 होगा बच्चों। एक होगा oogenesis यानी ओवम का सेकेंडरी oocyte का बनना, और एक होगा सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स बच्चों। और सेक्स हार्मोन्स यहां से 2 रिलीज होंगे, एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस यानी प्रोजेस्टेरॉन। अब जो ओवरीज था उसके बाद जो आएंगे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ऑफ कोर्स आएंगे बच्चों। एक का नाम होगा फेलोपियन ट्यूब, अभी बात करेंगे इसके कितने पार्ट्स है। एक का नाम होगा यूट्रस जिसे वूम्ब भी बोल रहे हैं बच्चों, जिसे हिस्टर भी बोलते हैं, और एक होगा इसमें वेजाइना, एक होगा वेजाइना। एक थोड़ा और समझना बच्चों, यहाँ पे एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होगा जो वेजाइना के आइदर साइड प्रेजेंट होगा, और वो भी एक पेयर ग्लैंड होगा, और इसके डक्ट आकर के वेजाइनल कैनाल में, खासकर नियर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, यहाँ पे ओपन होंगे और ये वेजाइना को लुब्रिकेट करेंगे। साथ साथ वेजाइना के एसिडिक पीएच को, जो कि लैक्टोबैसिलस के वजह से वेजाइना का पीएच एसिडिक रहता है, उसे न्यूट्रलाइज करेंगे बच्चों, ताकि इधर मेल से जब इसमें सीमेन या स्पर्म इंटर हो तो उसे कोई हार्म ना हो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक हो जाएगा ओवरी, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा ओवरी, 2 फेलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस और एक वेजाइना। 2 यहाँ पे एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स हो जाएंगे। 2 मैमरी ग्लैंड्स भी है बच्चों, लेकिन वो नाइदर प्राइमरी नॉर सेकेंडरी है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन को पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जानेंगे बच्चों कि गैमेट बनने से लेकर एक नए बच्चे के जन्म होने तक का क्या स्टेप्स है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप आएगा इसमें, उसका नाम होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा बच्चों द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो गैमेटोजेनेसिस है वो 2 तरह का होगा बच्चों। एक का नाम होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक का नाम होगा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस विल टेक प्लेस इन द टेस्टिस एंड oogenesis विल टेक प्लेस इन द ओवरी। बस फर्क ये होगा बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी या आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर गेटिंग प्यूबर्टी, बट oogenesis occurs या starts from embryonic life, but the matured secondary oocyte starts to released after puberty। यानी ओवम बनने की शुरुआत फीमेल में हो जाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ से, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, ओवुलेशन की शुरुआत, ओवम के डिस्चार्ज होने की शुरुआत होती है प्यूबर्टी के बाद बच्चों। तो ये है फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फर्स्ट स्टेप जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होगा गैमेटोजेनेसिस। थोड़ा डायग्राम से देखो बच्चों, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन चुका और यहाँ पे ओवरी के अंदर ओवम बन चुका। अब थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना, यहां से ओवम को बाहर आना होगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में क्या होगा बच्चों, यहां से जो ओवम है वो रिलीज होकर आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और यहां से जो स्पर्म है वो आ जाएगा रिलीज होकर डक्ट सिस्टम में, और फिर कोपुलेशन के बाद एंटर हो जाएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो 3 टर्म पहले समझो बच्चों, एक का नाम था गैमेटोजेनेसिस, सेकंड जो स्टेप है उसका नाम होगा कोपुलेशन।
कोपुलेशन क्या है बच्चों? तो द सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल और द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल टू ट्रांसफर द मेल गैमेट इनटू द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड कोपुलेशन. And finally, the discharge of semen in the female genital tract or the vagina of female is called insemination. Insemination यानी discharge of semen inside the vagina of female. अब जब insemination हो जाएगा बच्चों, तो अब जो स्पर्म्स वहां गए हैं, जो उसमें सेमेन डिस्चार्ज हुआ है, उसमें स्पर्म्स का फाइनल मैचुरेशन होगा. और याद रखना बच्चों, फाइनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ is called capacitation. और याद रखना capacitation takes place in the female genital tract, especially isthmus of fallopian tube. तो फर्स्ट स्टेप था बच्चों गैमेटोजेनेसिस, सेकंड स्टेप था कोपुलेशन, थर्ड स्टेप था डिस्चार्ज ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, जिसे अपन बोल रहे थे इंसेमिनेशन. फोर्थ स्टेप क्या है बच्चों? कैपेसिटेशन. अब कैपेसिटेशन जैसे ही होगा, जैसे ही स्पर्म फाइनली मैच्योर होगा, तो अब ये विग्रसली मूव करेगा सेकेंडरी oocyte की तरफ, या कह सकते हैं रिलीज्ड ओवम की तरफ. किस चीज के लिए बच्चों? फॉर फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन क्या है बच्चों? द फॉर्मेशन, द फ्यूजन ऑफ sperm and secondary oocyte और ovum is called fertilization. ये डिटेल व्यू पढ़ेंगे बच्चों, ये कैसे एंट्री होगी स्पर्म की, कोरोना रेडिएटा लेयर को कैसे पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, जोना पेलुसिडा लेयर को कैसे पेनिट्रेट करेगा, पेरीवाइटेलाइन स्पेस को कैसे पेनिट्रेट करेगा, सेकेंडरी oocyte को कैसे पेनिट्रेट करेगा, म्यूसिस 2 कब फाइनल होगा, सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे बच्चों. अभी फिलहाल क्योंकि समरी पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेल is called zygote. और बच्चों zygote is the first cell of our life. हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का जो पहला बीज है, जहां से हमारे लाइफ की जर्नी शुरू हुई है बच्चों, उसी को बोलेंगे zygote. अब आते हैं जाइगोट के बाद क्या होगा बच्चों? तो जाइगोट अभी एक सेल का है जो कि डिप्लॉयड सेल है, जिसमें अभी 46 क्रोमोसोम है बच्चों. अब इसके बाद शुरू होगा एक स्पेशल माइटोसिस, और उस स्पेशल माइटोसिस का नाम होगा बच्चों क्लीवेज. उसका नाम होगा क्लीवेज. क्या खास बात है इसमें कि क्यों स्पेशल माइटोसिस बोल रहे हैं? तो याद करो बच्चों, माइटोसिस में होता था पहले इंटरफेज, उसके बाद एम फेज होता था. इंटरफेज में भी 3 फेज होते थे बच्चों. पहले होता था G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर फाइनली डिवीजन फेज यानी एम फेज होता था. याद रखना बच्चों, क्लीवेज एक ऐसा स्पेशल माइटोसिस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर तो आगे वाले डाउटर सेल्स में सेम रहेंगे, लेकिन देयर वुड बी नो G1 एंड G2 फेजेस, यानी इंटरफेज में सिर्फ S फेज होगा और उसके बाद एम फेज होगा. इसीलिए यहां पे सेल का ग्रोथ नहीं होगा बच्चों, लेकिन सेल का नंबर बढ़ता जाएगा रैपिडली. तो ऐसा प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अ सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लीवेज. क्लीवेज क्या है बच्चों? स्पेशल माइटोसिस, जो कि एक रैपिड माइटोसिस है, विच कन्वर्ट्स अ सिंगल सेल जाइगोट इनटू अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. तो इसी को क्लीवेज बोल रहे हैं. और इसके हर एक सेल को बोलते हैं बच्चों ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स क्या है? ईच एंड एवरी सेल ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज आफ्टर क्लीवेज, तो उसे ब्लास्टोमियर्स बोल रहे हैं बच्चों. अब क्वेश्चन है, क्लीवेज जब होगा तो उसके बाद क्या बनेगा? तो अभी शॉर्ट में समरी पढ़ रहे हैं बच्चों. तो क्लीवेज जैसे ही होगा तो पहले सिंगल सेल्ड जाइगोट 2 सेल्ड स्टेज में बदल जाएगा, और ये होगा 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और उसके बाद 10 घंटे बाद यानी 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 सेल्ड स्टेज में, और लगभग 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 to 16 सेल्ड सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में. और उसी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, लिटिल मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बच्चों मोरूला. मोरूला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक प्लांट है मोरस अल्बा, उसके फल के जैसा, मलबेरी के जैसा इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा बच्चों, इसीलिए इसका नाम स्टेज का है मोरूला. मोरूला कब बना था? 4th डे या फिर कह सकते हैं 3rd डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सेल्स कितने थे इसमें? तो सेल्स थे इसमें 8 to 16. जब 8 था तो इस स्टेज का नाम था अर्ली मोरूला, और जब 16 हो गया बच्चों तो इसका नाम हो गया लेट मोरूला. अब थोड़ा डायग्राम से समझना बच्चों. जो डायग्राम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो ये
हम लोग कंडीशन देख रहे हैं बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद 4th डे ये जो मोरूला स्टेज है वो आ जाता है यूट्रस के ल्यूमेन में बच्चों, यानी 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द मोरूला स्टेज रीचेज द यूट्रस। और अभी फिलहाल यहाँ पे अपने नंबर को प्रोलिफरेट करता है, सेल को डिवाइड करता है बच्चों, और मोरूला के बाद एक नेक्स्ट स्टेज आता है और उस नेक्स्ट स्टेज का नाम है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या है और मोरूला क्या था? तो मोरूला एक 8 to 16 सेल्ड सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, क्रिकेट बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन जब ये होलो टेनिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। याद रखना ये वही स्टेज है जिस स्टेज में इम्प्लांटेशन होगा, यानी मदर के एंडोमेट्रियम से ये जो अर्ली एम्ब्रियो है वो अटैच और फिर एम्बेड हो जाएगा बच्चों। तो 16 सेल स्टेज को अपन बोल रहे थे मोरूला, और 32-64 सेल स्टेज जब हो गया हमारे बॉडी का तो इसका नाम हो गया बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये था सॉलिड, ये है होलो, इसमें सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, सारे सेल्स एक जैसे थे, और यहाँ पे सेल्स आर डिफरेंशिएटेड, इसमें दो तरह के सेल्स में बदल गए। जो आउटर सेल का लेयर बना दिया बच्चों उसका नाम हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, और जो कुछ अंदर मास ऑफ सेल्स एक साथ एग्रीगेट हो गया बच्चों इसका नाम है इनर सेल मास। एनसीईआरटी कह रही है ऐसे, इसका नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा बच्चों? तो एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स को न्यूट्रिशन देगा, बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, और ये एम्ब्रियोब्लास्ट क्या करेगा? तो ये ह्यूमन का एम्ब्रियो बनाएगा, ये ह्यूमन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन में मदद करेगा। तो वापस से डायग्राम पे आते हैं बच्चों। डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज था वो आ चुका यहाँ पे यूट्रस के अंदर। किस दिन आया बच्चों? तो यहाँ पे आया 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 4th डे ये जो ब्लास्टोसिस्ट मोरूला स्टेज था वो यूट्रस में आ गया, लेकिन 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या करता है? आकर जो यूट्रस के अंदर का लाइनिंग है जिसे एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं बच्चों, उसके साथ ये ब्लास्टोसिस्ट आकर पहले अटैच होता है और उसके बाद फिर एम्बेड हो जाता है। अभी शॉर्ट में समरी बता रहे बच्चों, डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। जोना हैचिंग क्या है, ये जोना पेलुसिडा कब डिजेनरेट होता है, सब आगे पढ़ेंगे। बेसिक अभी समझ रहे कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज एंडोमेट्रियम के वॉल से जाकर अटैच हो जाता है, फिर उसमें एम्बेड हो जाता है। इस स्टेप को अपन बोल रहे हैं बच्चों इम्प्लांटेशन। इस स्टेप को बोल रहे हैं इम्प्लांटेशन। जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों उसका नाम हो जाएगा इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या था? गैमेटोजेनेसिस पहले हुआ, कोपुलेशन, इंसेमिनेशन, कैपेसिटेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, फिर मोरूला बना बच्चों, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, और इसी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये यूट्रस के वॉल से आकर अटैच हो गया। इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन। कब हुआ ये? तो ये हुआ 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसी दिन से इस मदर को बोलते हैं प्रेग्नेंट मदर, यानी इसी दिन से ये शुरू होता है कॉन्सेप्शन पीरियड, इसी दिन से शुरू होता है गेस्टेशन पीरियड। तो यहीं से अब मां को बोलते हैं प्रेग्नेंट मदर। अब बच्चों जैसे ही यहां पे ये इंप्लांट हुआ, एंडोमेट्रियम से जैसे ही इंप्लांट हुआ, अब यहां पे बच्चों इसके न्यूट्रिशन के लिए एक इंटीमेट कनेक्शन बनेगा बच्चों मां और उसके फीटस एम्ब्रियो के बीच में, और उसी इंटीमेट कनेक्शन को क्या बोल देंगे बच्चों? इसको बोल देंगे प्लेसेंटा। इसी को क्या बोल देंगे? प्लेसेंटा। यानी फीटस या एम्ब्रियो और मदर के एंडोमेट्रियम के बीच में जो इंटीमेट कनेक्शन बनेगा इसी का नाम होगा प्लेसेंटा, और इस प्रोसेस का नाम होगा प्लेसेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा बच्चों प्लेसेंटेशन। लेकिन डिटेल से अपन पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन कैसे होता है। अभी बस समरी बता रहे बच्चों कि ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम के बीच में यहां पे क्या बन गया बच्चों? प्लेसेंटा, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं प्लेसेंटेशन। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन के जस्ट बाद अब क्या होगा बच्चों? तो प्लेसेंटेशन के जस्ट बाद अब होगा एक नेक्स्ट स्टेज आएगा एम्ब्रियो का जिसका नाम होगा गैस्ट्रुलेशन। अभी समझना बच्चों एक भी ऑर्गन्स नहीं बने हैं, ऑर्गन बनने से पहले ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज था अब एक स्पेशल स्टेज में कन्वर्ट होगा बच्चों, और उस स्पेशल स्टेज का नाम है गैस्ट्रुला स्टेज। और गैस्ट्रुलेशन कब बोलेंगे? जब इसमें बाहर से
3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बन जाएंगे बच्चों। और प्राइमरी जर्म लेयर्स में एक का नाम होगा एक्टोडर्म, दूसरे का नाम होगा बच्चों मेसोडर्म, तीसरे का नाम होगा एंडोडर्म। और यही है प्राइमरी जर्म लेयर। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहीं से अब अलग अलग ऑर्गन बनने की शुरुआत होगी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए प्राइमरी जर्म लेयर्स। हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स जो है बच्चों एक्टोडर्म बनाएंगे, खासकर नर्वस सिस्टम के बॉडी के पार्ट एक्टोडर्म्स बनाएंगे। उसके बाद कुछ जो है वो मेसोडर्म बनाएंगे, कुछ ऐसे भी बॉडी के पार्ट्स है जिसे एंडोडर्म बनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बॉडी के जो ऑर्गन्स बनाने में रोल प्ले करेंगे उसका नाम होगा बच्चों मेसोडर्म। 90% ऑफ द टोटल fetus or the total human baby is formed by mesoderm, क्योंकि पूरा स्केलेटल सिस्टम बच्चों, पूरा मस्कुलर सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बनाएगा मेसोडर्म। एक दो एक्सेप्शन होगा बच्चों, इन जनरल भी बात कर रहे हैं। सर पूरा नर्वस सिस्टम बनाएगा एक्टोडर्म, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएगा बच्चों एंडोडर्म, और सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये बना देगा मेसोडर्म। सबसे ज्यादा फीटस के ऑर्गन्स को बनाएगा मेसोडर्म। यानी अब गैस्ट्रुला स्टेज के बाद ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा बच्चों, और उसी प्रोसेस को बोल देंगे अपन ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of organs inside the human baby या human fetus is called organogenesis, जिसमें सबसे पहले जो ऑर्गन बनेगा बच्चों उसका नाम होगा हार्ट, जो फर्स्ट मंथ में ही बीट करना शुरू कर देगा। एनसीईआरटी बोल रही है कि हार्ट बीट कैन बी लिसन्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेथोस्कोप आफ्टर फर्स्ट मंथ। तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस चलेगा कब तक बच्चों? तो ऑर्गेनोजेनेसिस चलेगा 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 7वें मंथ जो प्रेगनेंसी का होगा वहां तक ऑर्गेनोजेनेसिस चलेगा बच्चों। उसके बाद फिर बेबी का ग्रोथ होगा, और फाइनली जब ये बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा इनसाइड द यूट्रस तो फिर वो लास्ट स्टेप को परफॉर्म करेगा और उसका नाम हो जाएगा पार्चुरेशन। क्या है बच्चों? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ fully developed human baby from the mother's womb, from the mother's uterus to outside is called parturition. Parturition डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। इसमें नर्वस सिस्टम का भी रोल होगा और एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल होगा, इसमें ओवरी के हार्मोन्स का भी रोल होगा, प्लेसेंटा के भी हार्मोन्स का रोल होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हार्मोन्स का रोल होगा बच्चों। और इसमें पार्चुरेशन में फाइनली क्या होगा कि जो बेबी यूट्रस में फुल्ली डेवलप्ड हो गया था तो पहले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करेगा, और फिर फाइनली और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जो ऑक्सीटोसिन करवाएगा, उसके वजह से द फुल्ली डेवलप्ड बेबी विल कम आउट ऑफ द यूट्रस आफ्टर द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। इसी को बोलेंगे बच्चों पार्चुरेशन। इसको हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों कि पार्चुरेशन विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेप का नाम हो जाएगा स्टेज ऑफ डायलेशन, जिसमें सर्विक्स और प्यूबिक सिम्फाइसिस डायलेट होगा बच्चों। उसके बाद होगा स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, जिसमें जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर आएगा बच्चों। लेकिन अभी भी पार्चुरेशन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट स्टेज होगा प्लेसेंटल स्टेज, जिसमें जो स्टील बर्थ, जो बर्थ के पार्ट्स थे और जो प्लेसेंटा था, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर था, वो सारे बाहर आएंगे। तो फिर फाइनली उसका नाम होगा स्टेज ऑफ प्लेसेंटेशन। और इस तरह से जो पार्चुरेशन है वो ह्यूमन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे थे वो था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। याद रखना बच्चों, हमने शुरू करा था गैमेटोजेनेसिस से, गैमेट बनने की शुरुआत से हमने शुरू करा था, और यहाँ पे नया बेबी का जन्म हो चुका बच्चों। कैसे कैसे हुआ ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने देखा कि पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर कोपुलेशन हुआ, फिर इंसेमिनेशन हुआ, फिर कैपेसिटेशन हुआ, फाइनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, तो रिजल्ट था इसका फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। उसके बाद इस जाइगोट का रैपिड सेल डिवीजन हुआ, जिसे क्लीवेज अपन बोल रहे थे बच्चों। सबसे पहले ये 8 to 16 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर बना जिसका नाम था मोरूला। उसके बाद बन गया ब्लास्टोसिस्ट। दोनों में डिफरेंस था कि ये लिटिल मलबेरी लाइक था बच्चों, ये सॉलिड स्ट्रक्चर था, जबकि ब्लास्टोसिस्ट एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कैविटी है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, जिसका नाम था ब्लास्टोसील। 2 लेयर थे इसमें बच्चों, एक का नाम था ट्रोफोब्लास्ट और अंदर में कुछ एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल्स थे जिसका नाम था बच्चों एम्ब्रियोब्लास्ट और इनर सेल मास। यही वो स्टेज है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है बच्चों। इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हुआ प्लेसेंटेशन बच्चों। प्लेसेंटेशन क्या था? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा बिटवीन
बिटवीन द फीटस एंड एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ऑफ मदर इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। उसके बाद 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर बना बच्चों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सीक्वेंस पढ़ेंगे कौन पहले कौन बाद में बनता है, अभी समरी पढ़ रहे थे। तो गैस्ट्रुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। उसके बाद बच्चों शुरू हुआ ऑर्गेनोजेनेसिस और फाइनली बच्चे का जन्म हो गया बच्चों। इस तरह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का पढ़ लिया बच्चों। नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बच्चों। वहां पे डिटेल्ड व्यू ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे, डिटेल व्यू ऑफ पेनिस पढ़ेंगे बच्चों, डक्ट सिस्टम का डिटेल व्यू पढ़ेंगे बच्चों, टेस्टिस के अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कितने कंपार्टमेंट्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है बच्चों, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मेटिलियोसिस में, स्पर्मिएशन में, ये सब क्या डिफरेंस है बच्चों, इजैकुलेशन क्या है, सेमिनेशन क्या है, इनसेमिनेशन क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे बच्चों। वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जो टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ जिसका नाम होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। थैंक यू बच्चों।